गुड मॉर्निंग चले एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अमालगमेशन में हम ICI मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक कर चुके थे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4, जिसका ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से बुक में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल दे रखा है। तो उस वाले पॉइंट को अपन 3 स्टार मार्क कर लो या हैशटैग मार्क कर लो। कौन सा वाला? पेज नंबर 13.40 ए में 4th वाला, इशू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुली पेड 6% डिवेंचर्स इन LK लिमिटेड एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 5% डिवेंचर्स इन K लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% आफ्टर टेक ओवर। तो एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% मतलब जब हम उनको डिवेंचर्स देंगे तो वो कितने पे देंगे? डिस्काउंट पे देंगे। मतलब आपके 100 रुपये के बदले में कितना देंगे? हम 95 देंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल एडजस्टमेंट है कि मुझे उनके 100 रुपये के बदले में 95 देना है, 5% का डिस्काउंट है। उनका डिवेंचर्स है 2 लाख का, मैं 5% माइनस कर दूंगा उसमें से 1,90,000 के मुझे उनको क्या देने हैं? डिवेंचर्स है। बड़ा ही सिंपल, मतलब इसमें कोई इतनी खास बात है ही नहीं। इट मीन्स सिंपल बात कि मैं उनके डिवेंचर्स को कितने से टेक ओवर कर रहा हूँ? 1,90,000 से टेक ओवर कर रहा हूँ। तो इसके 2 इम्पैक्ट होने चाहिए समझने। एक कि वो जो कंपनी अपने डिवेंचर्स क्लोज करेगी रियलाइजेशन में, वो तो 2 लाख से ही करेगी ना, वो तो बुक वैल्यू से ही करती है, क्योंकि उसको तो अपने अकाउंट्स क्या करना है? क्लोज करना है। लेकिन जब अगर कैलकुलेशन नेट एसेट बेसिस पे हो रहा है तो उनके नेट एसेट में डिवेंचर्स कितने के माने चाहिए? 1,90,000 के माने जाने चाहिए, क्योंकि नेट एसेट बेसिस पे कैलकुलेशन हो रहा है। उसमें अपन सारे एसेट्स की रिवाइज वैल्यू लेते हैं। अगर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग चेंज हुआ है तो उसकी भी रिवाइज वैल्यू लेते हैं। किसी डेटर्स क्रेडिटर्स को कम पैसे दे रहे हैं तो उसकी भी रिवाइज वैल्यू ही लेते हैं। तो वहाँ पे जब नेट एसेट का कैलकुलेशन हो रहा था तब अमाउंट लेना चाहिए था 190। इवन जब अमालगमेटिंग कंपनी या अमालगमेटेड कंपनी, नई वाली कंपनी, जब टेक ओवर की एंट्री करेगी, सारे एसेट्स डेबिट और सारे लाइबिलिटीज क्रेडिट, उसमें भी ये डिवेंचर्स कितने से होना चाहिए था? 1,90,000 से होना चाहिए था। ये आम जिंदगी होती, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब सॉल्यूशन में अपन ने जो नई वाली कंपनी है LK लिमिटेड, उसकी तो एंट्रीज दे ही नहीं रखी। उन्होंने तो सिर्फ क्या कर रखा है? क्लोज कर रखा है, परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे एंट्री करनी थी तो रियलाइजेशन तो बुक वैल्यू से करनी थी, लेकिन जब नेट एसेट कैलकुलेट होता, क्योंकि इसमें शायद कैश का लफड़ा है कि बैलेंस अमाउंट किस में देना था उनको? कैश में देना था, तो नेट एसेट कैलकुलेट होता। तो नेट एसेट कैलकुलेट करते टाइम डिवेंचर्स उनको किससे करने थे? रियलाइज वैल्यू 1,90,000 से करने थे, जो इन्होंने नहीं किया। और मेरे को इनका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। मे बी उन्होंने शायद इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि वहाँ पे बस एक वो वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर टेक ओवर। अब ये वर्ड इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता, बट आई एम नॉट श्योर। मे बी आप इसको मार्क करके रखो, मैं इसके दूसरे क्वेश्चंस देखूंगा, शीट के क्वेश्चन देखूंगा, अदर बुक्स के क्वेश्चन रेफर करेंगे। अगर इसमें इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा तो फिर वो मैं आपको लाके बता दूंगा। हाल फिलहाल ये संदिग्ध है, इसको डाउटफुल मान के वहाँ पे मार्क कर लो बस, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते इसके लिए। मेरे हिसाब से 190 होना चाहिए था। बुक वालों ने 2 लाख पूरा का पूरा ले रखा है, उसका कोई जस्टिफाइबल रीज़न बुक ने तो दे नहीं रखा। हम दूसरे क्वेश्चन को रेफ़र करेंगे, उसमें भी अगर यही पैटर्न चलता है तो ठीक है। अगर उसमें कोई और पैटर्न है 190 वाला है तो मेरे हिसाब से 190 वाला ही सही है, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 8 रीड आउट करो। Consider the following balance sheet of X Limited and Y Limited as at 31st March 2021. Share capital, reserve and surplus, long-term borrowings, trade payables, other current liabilities, property, plant and equipment, non-current investment, current assets. Notes to accounts mark करेंगे अपन equity shares ₹10, 14% preference shares ₹100. Reserve and surplus, general reserves, export profit reserve, investment allowance reserve and profit and loss account। आप 2 पे स्टार मार्क कर लो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व।
ये दो अभी तक क्वेश्चन में आए नहीं है, पहली बार आए हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में भी आएंगे। ठीक है, स्टार मार्क करा, इधर लिखो आप स्टैट्यूटरी रिजर्व। मैंने इसके बारे में पूरे अमालगमेशन के चैप्टर में सिर्फ एक बार बताया है, याद है क्या किसी को? मैंने इस स्टैट्यूटरी रिजर्व के बारे में पूरे अमालगमेशन के लेक्चर्स में सिर्फ एक बार बताया। क्वेश्चंस में तो ये आया नहीं, याद है किसी को? बोल भाई। वो तो ठीक है, वो नाम से पता पड़ रहा है, बट ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब ऐसे रिजर्व जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आपको मेंटेन करके चलना ही चलना है। मतलब रिजर्व तो मैं मेरी इच्छा से बनाता हूँ, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाता हूँ, लेकिन ये तो बाउंडेशन आ गया, बाउंडेशन आ गया तो रिजर्व से बढ़ के ये तो मेरे लिए क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। हाँ, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताया था मैंने। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व है सर, इस वाली कंपनी के ऊपर बाउंडेशन थी, मेंटेन करके चलना है, तो इसको भी टेक ओवर कर रहे हैं तो इसको भी मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। हाँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फ़र्क क्या था? हाँ, इक्विटी में नहीं जाएगी, रियलाइजेशन में जाएगी, ऐसा नहीं है, इक्विटी में ही जाएगी। कुछ बोल रही? किसी को कुछ भी याद आ रहा हो तो बोल दो, टेंशन वाली बात है। ये भी टेक ओवर करता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में फ़र्क क्या है? एक मिनट, बोल रही बच्ची, बोल। सो मर्जर में 5 कंडीशन से फुलफिल हो गई तो मर्जर है, नहीं तो परचेज है। ठीक है, चलो हो गई 5 कंडीशन पूरी। तो अकाउंटिंग मेथड कौन सा है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और यहाँ पे कौन सा है? परचेज मेथड। इन अकाउंटिंग मेथड में क्या फ़र्क है? रिजर्व एंड सरप्लस। मर्जर में रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर होता है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर करते हैं। तो वो जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है, अमालगमेटेड कंपनी, वो जब असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की एंट्री करती है, सारे असेट्स डेबिट, सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट, उसमें लाइबिलिटीज़ के साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी वो लोग क्या करते हैं? टेक ओवर कर रहे हैं। टेक ओवर कर रहे हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन में, अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, ओके, टेक ओवर कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि यार इधर रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे 2 स्टैट्यूटरी रिजर्व भी थे, जिसको मेंटेन करके रखना मैंडेटरी था। तो अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर था, तो मर्जर में तो हम वैसे ही सारे रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे अब 2 रिजर्व हो, 4 रिजर्व हो, 5 रिजर्व हो, वो भी तो टेक ओवर हो ही जाएंगे ना। मतलब सारे रिजर्व टेक ओवर हो रहे हैं तो स्टैट्यूटरी रिजर्व तो मेंटेन होंगे ही होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? A, B, C, D 4 रिजर्व थे, हम इन द नेचर ऑफ मर्जर कर रहे हैं, तो A, B, C, D 4 रिजर्व यहाँ भी तो टेक ओवर हो ही रहे हैं ना। तो अलग से कुछ करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। लेकिन इन द नेचर ऑफ परचेज में भाई साहब, मैं जब टेक ओवर करूँगा सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटी करूँगा, मतलब तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस तुम्हारे पास ही रह जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को टेक ओवर तो करूँगा नहीं। लेकिन बाउंडेशन है कि बना के तो रखने पड़ेंगे, तो भाई पहले टेक ओवर कर लो, उसके बाद तुम अलग से रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन करो, कौन से वाले? जो मैंडेटरी हैं, स्टैट्यूटरी इन नेचर है। तो इसके लिए एक एंट्री अलग से होती थी। सर क्या एंट्री होती थी? तो पहले तो इतना समझ लो कि अगर क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी रिजर्व आते हैं तो ये हमारे पूरे सॉल्यूशन को कोई इफेक्ट नहीं करते। ये सॉल्यूशन शुरू से लेके आखिरी तक जैसा होना चाहिए था वैसा ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बस लास्ट में एक एंट्री और होगी अमालगमेटेड नई कंपनी के अंदर, वो क्या? रिजर्व्स को क्रिएट करने की। अब रिजर्व्स हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट करेंगे तो क्या कर देंगे? डेबिट, क्रेडिट। तो रिजर्व्स तो हो जाएंगे क्रेडिट। कौन से वाले? जो स्टैट्यूटरी है। यहाँ पे कौन से हैं? 2, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। एंट्री कंप्लीट करने के लिए डेबिट भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने अकाउंट बनाया था, याद है तुम लोग? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको अपन? बेटा ये नोशनल अकाउंट है, एवं ही बनाया गया है, फॉर्मेलिटी वाला अकाउंट। इसका अमालगमेशन से कोई लेना देना नहीं था। वो तो रिजर्व्स क्रिएट करने थे, तो डेबिट में भी एक अकाउंट आएगा, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स तो रिजर्व्स वाले कॉलम में चले जाएंगे शेयर कैपिटल के नीचे। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के मैंने ICAI की ही बुक में 2 प्रेजेंटेशन देखे, 2 अल्टरनेट प्रेजेंटेशन।
एक जो मुझे सही लगता है, एक जो मुझे सही नहीं लगता है। जो मुझे सही लगता है वो क्या है कि जब बैलेंस शीट बनेगी तो अब स्टैट्यूटरी रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस में लायबिलिटीज वाली साइड आ जाएंगे। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा आपका असेट साइड में, नॉन करंट असेट्स में, नॉन करंट असेट्स की कैटेगरी में, अदर नॉन करंट असेट्स में अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आमने सामने। एक दो क्वेश्चंस में मैंने देखा है ये लोग क्या करते हैं पागल, रिजर्व एंड सरप्लस में ही अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट नेगेटिव करके यहीं पे माइनस करके दिखा देते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में नेट अमाउंट आता है, मतलब दिखाना ना दिखाना बराबर हो गया। बैलेंस शीट में तो आएगा ही नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स में स्टैट्यूटरी रिजर्व जो दो हैं वो तो पॉजिटिव आ जाएंगे और उनका एक टोटल अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट नेगेटिव से शो हो जाएगा और नेट अमाउंट में जीरो आ जाएगा। नेट अमाउंट आपका बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। क्लियर? तो 100 बातों की एक बात, स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो मर्जर में तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टेक ओवर हो ही जाएगा। इन द नेचर ऑफ परचेज में हमें उसको क्रिएट करने की एंट्री करनी पड़ेगी, वो किससे होगी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? ओके। लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स 13% ऑफ ₹100, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। एक्स लिमिटेड टेक ओवर वाई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल, एक्स लिमिटेड डिस्चार्जेस द परचेज कंसेशन एज बिलो। इशूड 3,50,000 equity shares of 10 each at par to the equity shareholders of Y Limited. Issued 15% preference shares of 100 each to discharge the preference shareholders of Y Limited at a premium of 10%. ठीक है, उनका जो शेयर होल्डर है वो किस पे जाएगा, प्रीमियम पे जाएगा। मेरा वाला सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू नहीं होगा। देखो पूरा पढ़ो। इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब मेरा शेयर तो कितने के इशू हो रहा है, 100 रुपये का। टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम, ताकि मैं उनके शेयर डिस्चार्ज कर चुकूँ एट 10% प्रीमियम। तो उनका प्रेफरेंस शेयर्स देखो कितना है, नहीं कैपिटल देखो पूरा कितने का है। एक्स लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है किसको, वाई लिमिटेड को। तो वाई लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 17 लाख। 17 लाख में प्लस करो 10%, 18,70,000। मेरे को 18,70,000 के प्रेफरेंस शेयर्स देने है ना। ये प्रेफरेंस शेयर्स मैं पार पे इशू कर लूँ, इसमें कोई डिस्काउंट और प्रीमियम नहीं, मतलब सिंपल 17 लाख के शेयर्स के बदले में मैं 18,70,000 के शेयर्स दे रहा हूँ। समझे कहीं नहीं? इक्विटी शेयर्स में चेक करो, इक्विटी शेयर्स कितना है उनका, 30 लाख, और मैं साला कितने इक्विटी शेयर्स दे रहा हूँ, 3,50,000 इंटू 10, 35 लाख, मतलब 5 लाख रुपए यहाँ भी दे रहा हूँ और 1,70,000 रुपये यहाँ भी दे रहा हूँ, टोटल 6,70,000 रुपये में दे रहा हूँ। ओके। द डिवेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जितने वहाँ हैं उतने यहाँ, यहाँ कोई फायदा नुकसान है नहीं, ये तो बुक वैल्यू से ही क्लोज होंगे और बुक वैल्यू पे ही टेक ओवर होंगे। ठीक है। द स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। 2 साल तक क्या करना है, हमें उसको मेंटेन करना है। शो द जनरल एंट्रीज इन बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन ऑन द अजम्पशन दैट द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। मतलब देखो उसको अलग से बोलना पड़ा कि मर्जर मानो या परचेज में, दोनों मान के सॉल्व करो। एक बार मर्जर मानो और एक बार परचेज मानो। अगर ये 2 पॉइंट दिए नहीं होते तो हम तो परचेज मान के सॉल्व करते। दो, वो मर्जर की सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। देखो मर्जर की सारी कंडीशंस कैसे फुलफिल कर रहा है, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है, बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर रहा है, बदले में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स दे रहा है, सारे शेयर होल्डर उसके शेयर होल्डर बनने, मतलब 90% वाली कंडीशन भी पूरी है। 5वीं बिजनेस वाली कंडीशन तो चेक करनी होती नहीं है, तो सारी कंडीशन पूरी हो रही है। अब कोई बच्चा यूँ सोचेगा कि सर बुक वैल्यू पे कहाँ टेक ओवर कर रहा है, वो पैसे तो ज़्यादा दे रहा है ना। बेटा ये दोनों अलग अलग बातें, सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ बुक वैल्यू पे टेक ओवर करना और उनके बदले में जो चीज़ दे रहे हैं वो कितने की देना, ये 2 अलग अलग बातें। मर्जर में 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि जो टेक ओवर होंगे वो सारे बुक वैल्यू पे होंगे, ये पहली कंडीशन पूरी होनी चाहिए। बदले में जो मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ शेयर्स मिलेंगे, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी वाली चीज़ क्या है कि वो जो मैं बदले में शेयर्स दे रहा हूँ वो कम के भी दे सकता हूँ, ज़्यादा के भी दे सकता हूँ। ठीक है। अब यार अगर मैं चीज़ें कम या ज़्यादा की दे रहा हूँ तो ये सीखने वाला पॉइंट है, इस क्वेश्चन पे अपन स्टार मार्क करेंगे क्योंकि आज तक मर्जर का हमने कोई क्वेश्चन ढंग से किया नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया मर्जर।
तो यहाँ पे इन द नेचर ऑफ मर्जर वाले पे 3 स्टार मार्क कर लो। आप सोचो मर्जर कितना आसान होता अगर मैं उनको जितने की चीज़ ले रहा होता उतने की ही चीज़ दे देता। आसान होता कि नहीं होता? कि क्लोज तो बुक वैल्यू पे ही कर रहे हैं, टेक ओवर भी बुक वैल्यू पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहा हूँ, जितने के शेयर है उतने के ही दे रहा हूँ, तो ना कैपिटल रिजर्व आता ना गुडविल आता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? हाँ, मतलब नेट असेट अगर 70 का आया तो मैं दे भी कितने की चीज़ रहा हूँ? 70 की। कोई प्रॉफिट एंड लॉस है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन यार अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये बहुत ढंग से सुनना और ये बात भेजे में बिठानी है। अंशिका वापस आ जा बेटा, है ना? ये बात अपन को भेजे में बिठानी है। क्या कि मैं कम ज़्यादा दे तो सकता हूँ और दिख भी रहा है, सर दे भी रहा हूँ। ज़्यादा दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। कम दे रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो ये नुकसान फ़ायदे को एक साइड रखो, हो तो रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन सर ये तो इन द नेचर ऑफ मर्जर है। मर्जर में तो मुझे क्या करना है, सारी चीज़ें बुक वैल्यू पे टेक ओवर करनी है, प्लस उनके रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर करने हैं। समझे कि नहीं? उनके रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर। तो एक तरफ तो मैं उनके रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर करके आ रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर कर रहा हूँ, तो मतलब किसी का गल्ला मैंने ले लिया, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ ना। रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर कर रहा हूँ, सर मेरे पास रिजर्व आ रहे हैं, तो एक तरफ तो मैं क्या कह रहा हूँ, फ़ायदा हो रहा है, और दूसरी तरफ मैं पैसा ज़्यादा दे रहा हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है सर, नुकसान भी हो रहा है। तो एक ही मयान में दो तलवार कैसे रहेगी सर? फ़ायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। तो अब ये जो नुकसान है ना, ये नुकसान कैसे राइट ऑफ होगा ये समझना है। तो बेटा पहले तो उनके रिजर्व एंड सरप्लस जैसे थे वैसे के वैसे टेक ओवर कर लो, ये आम जिंदगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, ये तो टेक ओवर होंगे ही होंगे। ये टेक ओवर होने के बाद कंपेयर करो फ़ायदा के नुकसान, जनरली नुकसान हो। फ़ायदा हो रहा है तो वो मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, मतलब जनरल रिजर्व में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर नुकसान हो रहा है तो वो मेरे ही रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट होगा, उनसे नहीं होगा। अब ये बात कहनी और करनी अलग अलग हो जाती है इसमें। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, समझना। उनके रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर कर लो, नुकसान हो रहा है तो अपने रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट कर लो। कौन सा अपना रिजर्व एंड सरप्लस? जो आपके पास ऑलरेडी था। लेकिन होगा क्या कि जब मैं उनके रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर करूंगा तो वो भी तो मेरा हो गया ना, वो भी मेरा हो गया, और अब मुझे जो कैंसिल करना है वो मेरे से ही करना है। तो मेरा वाला कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस? उनका टेक ओवर करने के बाद वाला। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मेरा जनरल रिजर्व था 3 लाख, उनका भी जनरल रिजर्व था 3 लाख, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, और जो लॉस मुझे राइट ऑफ करना है वो कितना है, 5। तो अब वो ना इस 3 में से होगा ना उस 3 में से होगा। 100 बातों की एक बात, वो कितने से होगा, 3 + 3 6 से होगा, कि जो मेरा रिजर्व प्लस 6 है उसमें से अब ये 5 क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, एक मेरा रह जाएगा। ठीक है, ओके। ये मर्जर है। परचेज में तो कोई लेना देना है ही नहीं सर। परचेज में तो आम जिंदगी जैसे चल रही थी चलने दो, उनका वहाँ क्लोज करो, आप यहाँ टेक ओवर करो। रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर करते नहीं, स्टेचुरी मेंटेन करना है, उसकी अलग से एंट्री पास कर दो। फायदा नुकसान जो भी हो रहा है उसको कैपिटल रिजर्व या गुडविल में भेज के खत्म करो। ठीक है, तो पहले तो अपन अपनी वही देख लेते हैं, परचेज देख के वो खत्म करते हैं। उसके बाद मर्जर में क्या फ़र्क आया ये कंपेयर करने के लिए मर्जर करते हैं अपन। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी किसकी बुक्स में, एक्स की बुक्स में। तो जल्दी से जर्नल एंट्री पे आ जाओ, आप सामने सामने देख लेते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली एंट्री किसकी होगी आपकी, टेक ओवर की। सिर्फ टेक ओवर ही करना है ना। हाँ, रियलाइजेशन कर लोगे तुम घर पे, कर लोगे कि नहीं करोगे, कर लेंगे ना। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन में, सारे रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है और रियलाइजेशन भी है। पहले लिक्विडेटर से पैसे लेंगे, मतलब वो एक्स लिमिटेड से पैसे लेंगे, दोनों को देंगे। पहले किसका क्लोज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसका फ़ायदा नुकसान दिख ही रहा है कि उसको फ़ायदा हो रहा है, 1,70,000 ज़्यादा आ रहा है उसको। कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन। सर रियलाइजेशन का बैलेंस फिगर कहाँ चल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये तो रट चुका होगा, हाँ, दिमाग में छप चुका होगा। ठीक है, यहाँ टेक ओवर कर लेते हैं। टेक ओवर किसी की कोई रिवाइज वैल्यू नहीं है,
तो सबसे पहले टेक ओवर की एंट्री ढूंढो। इसमें एंट्री हो रही है पेज नंबर 13.49 पे सेकेंड एंट्री। ये है मेरी टेक ओवर की एंट्री कि सारे एसेट्स डेबिट, सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट, और फिर परचेज कंसिडरेशन, और जो कम ज़्यादा है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। देखो कैसे, आप आओ बैलेंस शीट पे, आप आओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में इनके सारे एसेट्स देखो कितने के हैं। वाई लिमिटेड को टेक ओवर करने में सारे एसेट्स कितने के हैं, 66 लाख के, है ना। तो मैं यहाँ एंट्री कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट कितना, 66 लाख। अब सारी लाइबिलिटीज़ देखो, टू लाइबिलिटी, कौन सी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे तो कौन कौन से आए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आए, ट्रेड पेबल्स आए, और अदर करंट लाइबिलिटीज़ आए। टोटल करना कितना हुआ, 850 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, आप पेज नंबर 13.44 पे जो बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन में, वहाँ देखो। वाई लिमिटेड के एसेट 66 लाख, वाई लिमिटेड की लाइबिलिटीज़ मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ दो, वो हम टेक ओवर नहीं करते, परचेज है ना। तो 3,50,000, 3,50,000 प्लस 1,50,000 कितना हो गया बेटा, 8,50,000। ये शॉर्टकट में एंट्री हो रही है। आपको तो सारे एसेट्स डेबिट, तो सारी लाइबिलिटीज़ वन बाय वन करनी है। टू परचेज कंसिडरेशन, टू परचेज कंसिडरेशन में क्या लिखेंगे अपन, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। ये कितने से बोलेगा भाई, हमने अभी हिसाब लगाया ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें कितना देना है, 35 लाख, और प्रेफरेंस शेयर को कितना देना है, 18.7 लाख। कितना हो गया टोटल, 53,70,000। ज़रा कंपेयर करना बेटा इसको और इन दोनों को। 53 प्लस 8, 67, 61, 62, 20, 3,80,000। कम पड़ रहा है ना क्रेडिट साइड पे, तो क्या आ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व 3,80,000। मोनोटोनस जिंदगी है। इसके बदले में अपन को शेयर इशू करना है, तो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 35, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 18.7। कंप्लीट हो गया, दो एंट्री में अमालगमेशन कंप्लीट। उनका जो स्टेटरी रिजर्व था वो अपन को मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसकी देखो एक एंट्री अलग से कर रखी होगी उन्होंने अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट से। नहीं कर रखी क्या, इनके बाप का राज है क्या, पागल है क्या साले। इनके स्टेटरी रिजर्व देखो कितने के हैं। स्टेटरी रिजर्व देखो बैलेंस शीट में पेज नंबर 13.45 पे कितने के हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 1 लाख का। तो एंट्री देखो यहाँ पे यूँ होगी, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 2 लाख, 1 लाख। बेटा उन्होंने ये इफेक्ट बैलेंस शीट में तो दे रखा है, एंट्री करके दिखा नहीं रखी बस। अब देखो जरा बैलेंस शीट, जब तुमने टेक ओवर ही नहीं किया तो तुम्हारी बैलेंस शीट में दो रिजर्व्स कहां से आ रहे हैं, देखो जरा। पेज नंबर 13.51 पे आओ आप, उसमें इन द नेचर ऑफ परचेज की जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस देखो, उसमें देखो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिख रहा है 5 लाख से, मिला क्या। अब ये 5 लाख कहाँ से आया, पेज नंबर 13.45 पे आओ। इनका खुद का जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व था वो था 3 और 2 की मैंने ये एंट्री करी, 3 + 2 कितना हो गया 5, शो हो रहा है 5 से, ठीक है। और फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व उनका तो था नहीं, इनका हमने टेक ओवर किया कितने से, 1 लाख से, शो हो रहा है 1 लाख से। हाँ, तो मतलब ये दोनों टेक ओवर कर लिए उन्होंने, शो हो गए। और अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट देखो उन्होंने माइनस कर रखा है वहाँ पे 3 लाख से, मिल गया। मतलब एंट्री करके नहीं दिया करके गधों ने, सिर्फ बैलेंस शीट में उन्होंने दिखा रखा है। आ रहा है समझ में। पूरा रिजर्व एंड सरप्लस अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1 बाय 1 आप एक बार आओ पेज नंबर 13.45 पेज पे,
और एक बार आओ 13.51 वाले पेज पे, ठीक है। पहले 4.5 को 5.1 से कंपेयर करो, पुराने रिजर्व्स और नए रिजर्व्स को 1 बाय 1 देखते हैं, ज़रा 1 बाय 1 चलते जाना। सबसे पहला रिजर्व कौन सा दिख रहा है आपको? जनरल रिजर्व, इन द नेचर ऑफ परचेज है ना ये, तो मैंने उनके रिजर्व्स तो टेक ओवर करे नहीं, तो जो मेरा है 5 लाख उतना ही दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व की बात हो गई कि मेरा तो था ही सही, उनका मैं रिजर्व में इतना इतना प्लस कर दूंगा, और ये मैंने अलग से क्रिएट करा है, तो इन्वेस्टमेंट हमारे एडजस्टमेंट अकाउंट नेगेटिव में वहाँ पे शो हो रहा है। हाँ, फिर कौन सा दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनका तो मैंने टेक ओवर किया ही नहीं है, तो मेरा कितना है? 7,50,000। देखो वहाँ पे 7,50,000 आ रहा होगा, आ रहा है, और वहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी आ रहा हो कितना? 3,80,000 से आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंप्लीट समझ में आ रहा है सबको? आया ना सबको समझ में? ओके, मतलब बस इनसे गलती हो गई, उन्होंने ये एंट्री शो नहीं करी, बाकी तो फिर बैलेंस शीट वगैरह तुम बना लोगे। हाँ ओके, जल्दी से फटाफट बैलेंस शीट कंपेयर कर लो। कुछ भी नहीं कर रखा होगा उन्होंने, सारी चीज़ें प्लस कर रखी होगी, एज इट इज़ प्लस कर रखा होगा। फ़र्क सिर्फ कहाँ होगा? एक तो रिजर्व एंड सरप्लस जो हमने कंपेयर कर लिया, दूसरा फ़र्क होगा उनके इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। तो ज़रा देख लो, जितने उनके ऑलरेडी थे उसमें ये और प्लस हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में, जितने उनके ऑलरेडी थे उसमें ये प्रेफरेंस शेयर्स में प्लस हो जाएगा। बस ये कंपेयर कर लो, तुम्हें बैलेंस शीट बनाना आनी चाहिए। चेक कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ, अब पेज नंबर 13.49 पे आओ। पेज नंबर 13.49 में उन्होंने जनरल एंट्रीज कर रखी है, तो जो पहली वाली एंट्री है ना, वो तो मैंने यूं ही कर रखी है, पता नहीं कौन सी बुक से चोरी किया, खुद का पैटर्न खुद ही फॉलो नहीं करते। इससे पहले तो ये एंट्री नहीं कर रहे थे बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर वाली, अब ये नई एंट्री करने लगे बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। ये पहली एंट्री के आगे क्रॉस लगा दो, हम ये एंट्री नहीं करते, हम डायरेक्ट लिक्विडेटर में कहाँ ड्यू कर देते हैं, ये टेक ओवर वाली एंट्री में, ठीक है, ये गई। फिर इसके बाद इन्होंने पेमेंट की एंट्री कर रखी है, वो दिख रही होगी आपको। सेकंड वाली एंट्री टेक ओवर की एंट्री, थर्ड वाली एंट्री पेमेंट की एंट्री, फोर्थ वाली एंट्री देखो उन्होंने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू कर रखे हैं, बस इतना ही कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा। मीन्स अब से हम भी एक पैटर्न फॉलो करेंगे। क्या पैटर्न फॉलो करेंगे कि जब लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर करेंगे, उसमें जितना पैसा हमने डिबेंचर्स होल्डर्स को देना है ना, वो डिबेंचर्स के नाम से शो नहीं करेंगे। किस नाम से शो करेंगे? डिबेंचर होल्डर के नाम से शो करेंगे। पीयूष क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी तो शॉर्टकट वाली एंट्री कर ली ना, सारे एसेट्स एक साथ डेबिट, सारी लाइबिलिटीज एक साथ क्रेडिट। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। तो क्या करेंगे सर? एक एक एसेट्स डेबिट करेंगे, एक एक लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे। अगर लाइबिलिटी में डिबेंचर्स है तो उसको 5% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, 15% डिबेंचर के नाम से शो नहीं करेंगे। उसको हम करेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड। किस नाम से शो करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड। कितने से शो करेंगे? जितने पैसे हम उनको देने वाले हैं उतने से। मान लो कि 2 लाख के बदले में 1,90,000 देने वाला हो तो यहाँ 1,90,000 से दिखाऊंगा, 2 लाख के बदले में 2,10,000 देने वाला हो तो यहाँ 2,10,000 से दिखाऊंगा। फिर वो डिबेंचर होल्डर्स टू डिबेंचर की एंट्री जैसे चौथी वाली उन्होंने पास कर रखी है, वैसी वाली मैं भी पास करूँगा। ठीक है, ये है मेरा स्टैंडर्ड पैटर्न, ये है मेरा फॉर्मल लीगल पैटर्न। ऐसा ही होना चाहिए। डायरेक्टली डिबेंचर्स इशू नहीं हो सकते, उनके डिबेंचर्स मेरे किसी काम के नहीं है, तो पहले डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू दिखाऊंगा, फिर उनको मेरे डिबेंचर्स क्या कर दूंगा? मैं इशू कर दूंगा। क्लियर है ये बात? तो अब अगर आप उनका पैटर्न और मेरा पैटर्न जो हम कह देंगे स्टैंडर्ड पैटर्न को कंपेयर करें, तो एक जगह तो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ये इनडायरेक्ट एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट एंट्री कर लो किसकी? लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड की। और दूसरी तरफ मैं उनका पैटर्न आपको रिकमेंड कर रहा हूँ
कि डायरेक्ट एंट्री करने की जरूरत नहीं है, 5% 6% डिबेंचर्स, इनडायरेक्ट एंट्री करेंगे, पहले डिबेंचर होल्डर फिर डिबेंचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये हम फॉलो करेंगे हमेशा। क्लियर? ओके। अब आ जाते हैं अपन इंपॉर्टेंट वाली चीज पे, वो कौन सा? इन द नेचर ऑफ मर्जर। अरे दिव्यांश, मार्कर लिया। बेटा प्लीज चुप रहना, बोल। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ बेटा। उनका जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। मेरा प्रेफरेंस शेयर्स कोई प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहा है। मेरा प्रेफरेंस शेयर्स तो 100 का था, 100 पे इशू हो रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं आएगा। उनके में कहाँ शो होगा? उनमें किसने कहा प्रीमियम पे है उनका इशू? उनका शेयर्स प्रीमियम पे इशूड होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम देता। वो तो कह रहे हैं भैया हम जो तुम्हें देंगे वो 10% एक्स्ट्रा देंगे, तो उनका रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। ठीक है। अब यार अमालगमेशन ऑफ इन द नेचर ऑफ मर्जर बहुत तसल्ली से सीखना पड़ेगा आपको, धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये मर्जर होता तो बहुत 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 सिंपल है, क्योंकि सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, बुक वैल्यू पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोल रहे हैं उतना पे भी करना है अपन को। तो इसका जो रियलाइजेशन में क्लोज करने का पैटर्न है ना, वो तो बहुत सिंपल है। टेक ओवर में भी जितने के उनके शेयर्स हो उतने ही दे दें तो भी बहुत सिंपल है, मतलब ये एंट्री रहेगी। लेकिन जब पैसे कम ज़्यादा देते हैं तो वो जो एक म्यान में दो तलवार वाली बात है ना, वो बहुत ठंडे दिमाग से आपको देखनी पड़ेगी। वो कैसे? तो पहले जो बंद करने की वाली एंट्रीज़ हैं उसको पहले वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। अब जब इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो फ़र्क क्या है कि रिजर्व एंड सरप्लस भी वो लोग क्या कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे। और अगर आपने सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करी है और बादाम खाते हो, याददाश्त आपकी तेज़ है, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो कंपनी बंद हो रही है उसमें ये रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर करें कि ना करें, बात एक ही पड़ती है। क्योंकि अगर ये टेक ओवर नहीं करेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर में जाते हैं, है ना। तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्या आता है? ज़्यादा आता है। और जब ये टेक ओवर करेंगे तब ये कहाँ चल जाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो याद आए 30 रुपीज़ का डिफरेंस मैंने ऊपर और नीचे दोनों जगह लेके देखा था कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो जो बैलेंसिंग फिगर में पहले प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर में जाता था वो पहले ज़्यादा जाता था, अब वो क्या जाएगा? कम जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? है ना। तो वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं है, सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन में। इवन रिजर्व एंड सरप्लस भी कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन में। परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर दो, ड्यू करने के बाद कौन सी वाई लिमिटेड या एक्स लिमिटेड, उससे परचेज कंसिडरेशन के बदले में जो भी आ रहा है वो ले लो, जो भी जिसको दे रहे हो वो उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट में डाल दो। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन में, फिर रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इतना सा चेंज है कि रिजर्व एंड सरप्लस अब शेयर होल्डर में ना जाके कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन। ठीक है। इसमें भी मैं आपको बता दूँ, बोलना मत कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। होना तो यही चाहिए, लेकिन क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रिजर्व एंड सरप्लस को रियलाइजेशन में लो कि इक्विटी शेयर होल्डर में लो, फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं ना, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का बैलेंसिंग फिगर तो क्या आने वाला है? एक ही आने वाला है ना। तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेना तो उनको रियलाइजेशन में चाहिए। कुछ कुछ ऑथर्स कुछ कुछ क्वेश्चंस में उसको कहाँ ले लेते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर में भी ले लेते हैं। और ये जो हमारी किताबें चोरी चकारी से बनाई गई हैं उसमें दोनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादातर बुक्स कंपाइलेशन से ही बनाई जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया, वहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया तो उसमें तो वो कहाँ था? रियलाइजेशन में। यहाँ से क्वेश्चन उठाया तो उसमें वो कहाँ पड़ा था? इक्विटी शेयर होल्डर में। फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कहाँ डालेंगे सर? हम डालेंगे रियलाइजेशन। क्लियर है?
क्लोज करूँ इसको, मैं ख़त्म करूँ। अब आते हैं हम यहाँ सीखने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो मैंने बताया 3 लाख और 3 लाख वाला फ़र्क, कि टेक ओवर में 5 लाख का लॉस हो रहा है, लेकिन मैं 3 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर करके ला रहा हूँ। 3 उनका था और 3 मेरा ऑलरेडी था, टोटल कितना हो गया 6। तो वो जो 5 लाख है वो ना मेरे 3 से होंगे ना उनके 3 से होंगे, वो हमारे 6 से होंगे। तो ये जो हमारा वाला पैटर्न है ना, ये बहुत बेकार चीज़ है। इसमें आपको पहले ये देखना पड़ेगा कितने का फ़ायदा है, कितने का लॉस हो रहा है। ये कैसे देखेंगे, तो अलग से एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा हमेशा। आपको भले ही यूँ लगेगा सर ज़रूरत क्या है पूरा प्रोसेस देखने के बाद, लेकिन मेरी मानना आपको ये बनाना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप। सर क्या बताना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें टेक ओवर करने के बाद मैं उनको कितने की चीज़ें दे रहा हूँ, फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। चलिए कैसे कंपेयर करेंगे, तो 1 बाय 1 देखो। उनका असेट्स मुझे पता है कितने का है, 66 लाख। ये तो क्या है सर, मर्जर है, तो इसमें तो कोई फेरबदल होता ही नहीं, ये तो सब बुक वैल्यू पे होता है। तो असेट्स कितने क्या है बेटा, 66 लाख के, ठीक है। इसमें से माइनस करूँगा लाइबिलिटी। कौन सी वाली लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, वो तो उतनी की उतनी है, मर्जर है, चेंज होगा नहीं, तो कितना हो गया 8,50,000। फिर हमने बात क्या करी सर, ये तो मर्जर है, मर्जर में तो रिजर्व एंड सरप्लस भी सारे के सारे टेक ओवर होते हैं, तो सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर कर लो। एंट्री में नहीं कर रहा हूँ, देखो एंट्री में तो मैंने इतनी स्पेस छोड़ रखी है, तो कुछ सोच समझ के छोड़ रखी होगी। एंट्री में नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन में चेक कर रहा हूँ, तो ज़रा देखो उनके सारे रिजर्व एंड सरप्लस कितने के हैं। बेटा ये आप कहाँ देखोगे, ये आप देखोगे पेज नंबर 13.45 क्वेश्चन में, नोट्स टू अकाउंट्स में। सारे रिजर्व एंड सरप्लस टेक ओवर करने कितने हैं, 10,50,000। तो 10,50,000 ये भी। इट मीन्स अगर मुझे उनको एज पर देयर वैल्यूज पैसे देने होते तो 66 में से ये दोनों माइनस करूंगा, कितना हो रहा है बेटा 47 लाख। ओके, पर मुझे पता है कि मैं पैसे कितने दे रहा हूँ 53,70,000। तो यहाँ पे माइनस करूंगा परचेज कंसिडरेशन, कितना आ रहा है 53,70,000, 6 लाख। ये साला मुसीबत है, ये 6,70,000 को मुझे राइट ऑफ करना है। ये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना मैं उनको पैसे, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मेरा लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो बात जो मैं ऐसे ही वर्बली राउंड ऑफ वाले फिगर्स में दे रहा था, अब उसको मैं एक्चुअल फिगर्स में चेक करना चाहूँ तो हो क्या रहा है, असेट्स एंड लायबिलिटीज के साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर करना। मतलब टेक ओवर में एक तो मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है 10,50,000। अच्छी बात बुरी बात, फायदा कि नुकसान, उनका रिसोर्स मेरा हो रहा है फायदा। और फिर मैं क्या देख रहा हूँ, अबे यार देने में तो पैसे क्या दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा दे रहा हूँ, तो लॉस भी हो रहा है मेरा, कितना 6,70,000। एक तरफ फायदा हो रहा है, एक तरफ नुकसान। होना तो ये चाहिए था, ये फायदा और ये नुकसान नेट ऑफ होके यहाँ पे शो होना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा, नहीं 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 ऐसा नहीं, ये जो नुकसान है ये आप इनके रिजर्व से एडजस्ट नहीं कर सकते। ये 670 10,50,000 से एडजस्ट नहीं है। ये किससे एडजस्ट होगा, आपके रिजर्व से। तो अगर मेरे रिजर्व से एडजस्ट करना है तेरे को समझ में आ रहा है क्या, तू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। ओके, तो आईसीयू वाला केस है साले, कभी भी टपक सकता है। समझ में आ रहा है तेरे को, नहीं आया तो तुझे बोल रहा है मैं नहीं जानता कुछ भी। हाँ, तू अगर मेरे पास पूरा साल खत्म होने के बाद क्या है कि सर ये हमारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तेरा तो होगा सर, है ना। चलो वापस, अब ढंग से सुनना प्लीज़। अमाउंट टेक ओवर कर रहा हूँ कितना 1050, और टेक ओवर करने में पेमेंट करने में नुकसान हो रहा है 670। पते की बात, लॉजिकल बात क्या होना चाहिए सर, या तो फ़ायदा बोलो या नुकसान बोलो। 1050 में से 670 माइनस कर लो तुम, 380। मतलब नेट मेरा क्या हो रहा है, फ़ायदा। जो मैं परचेज में कर रहा था वगैरह नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना है, ये जो 670 है ये इनके 1050 से नहीं करना है, ये तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस से करना है।
तो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी कितना था 1550, चेक करो। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है सर, तो फिर ये 670 मेरे 1550 से एडजस्ट कर दूँ क्या? ऐसा थोड़ी है, ये तो तुम्हारा पहले वाला है, तुम्हें किससे करना है? तुम्हारे बाद वाले से। तो सर मेरा बाद वाला मतलब 1550 ऑलरेडी था, 1050 और ले आया, कितना हो गया बेटा? 26। तो ये यूँ कहना चाहता है ये 670 किससे एडजस्ट होगा? 26 से एडजस्ट होगा। अब सर 26 से एडजस्ट होगा अगर, तो 26 कोई एक अकाउंट थोड़ी है, वो तो अलग अलग अकाउंट है कि नहीं है? है ना अलग अलग अकाउंट। तो फटाफट आप एक काम करो मेरे लिए, वो जो आपको पेज नंबर 13.45 में नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं ना, एक्स के अलग और वाई के अलग, साइड में सबका टोटल लिख दो, मतलब एक्स और वाई का टोटल लिख दो। तो जनरल रिजर्व के आगे कितना आ जाएगा? 750। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के आगे कितना आ जाएगा? 5 लाख। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के आगे कितना आ जाएगा? 1 लाख। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे कितना आ जाएगा? 12,50,000। लिख दिया क्या बेटा आप लोगों ने? बहुत ज़रूरी है, लिख दिया आप लोगों ने। अब मेरी बात सुनो, वो यूँ कहना चाह रहे हैं कि बच्चों तेरा ये जो 670 का लॉस है ये किससे एडजस्ट होगा? ये जो टोटल 26 आ रहा है। तो सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, सर 26 में से किस में से एडजस्ट होगा? पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा? प्रायोरिटी बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे ना प्रायोरिटी, तो बताओ भाई प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी में से जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको तो हटा ही दो तुम। स्टैट्यूटरी रिजर्व तो तुम्हारे ऊपर बाउंडेशन है, वो तो तुम्हें मेंटेन करके चलना है, उसमें से कोई चीज़ राइट ऑफ कर सकते हो क्या आप? नहीं ना। तो अब राइट ऑफ करने के लिए तुम्हारे पास बचे कौन से? जनरल रिजर्व और P&L। बताओ किस में से राइट ऑफ करना चाहिए? जनरल रिजर्व के P&L? पहले जनरल रिजर्व, फिर किस में से? P&L। तो जनरल रिजर्व पे लगा दो प्रायोरिटी 1, पूरा लिखना। सिर्फ 1 2 लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या कौन सा 1 2 है। तो जनरल रिजर्व के आगे लिख दो प्रायोरिटी 1, फिर लिख दो आप प्रायोरिटी 2। ठीक है। अब मुझसे तुम ये मत पूछना कि अगर सर ये लॉस इन दोनों के अमाउंट से भी ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे? ये मत पूछना, मना कर देना, मत पूछना, बताना भी मत क्या करेंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन कहाँ तक का लॉस एडजस्ट हो सकता है जरा देखो। तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना आया? रिजर्व एंड सरप्लस में से जनरल रिजर्व का टोटल कितना आया? 7.5। और ये तो सिर्फ कितना है? 6,70,000। मतलब अभी तो ये सिर्फ जनरल रिजर्व से ही राइट ऑफ हो जाएगा, सफिशिएंट है मेरे पास। मान लो 670 नहीं होता, ये 1070 होता, 10,70,000 होता, तो जनरल रिजर्व तो पूरा उड़ गया, है ना। इवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? वो 12.5 लाख। तो 12.5 लाख में से और कुछ कम हो जाता, होता कि नहीं होता? समझ में आ रहा है तुमको? सबको समझ में आ रहा है? अमाउंट से भी समझाऊं मैं? हिमानी अमाउंट से समझाऊं क्या? भाई अमाउंट से समझाऊं? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक। अब जरा एक काम करो, जनरल रिजर्व का टोटल 7,50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल 12,50,000, कितना हो गया? 20 लाख। अब मैं बात कह रहा हूँ कि अगर ये लॉस अप टू 20 लाख है तो प्रॉब्लम नहीं है क्या प्रॉब्लम? नहीं है, हो जाएगा। पहले जनरल रिजर्व उड़ जाएगा, फिर P&L उड़ जाएगा, हो जाएगा ये। अगर ये 21 लाख होगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? मतलब जनरल रिजर्व पूरा गया, P&L भी पूरा गया, अभी भी 1 लाख का क्या है मेरा लॉस। मेरे पास रिजर्व्स तो हैं पर सर वो तो मेंटेन करने हैं, तो फिर इस 1 लाख को क्या करूंगा मैं? कैसे दिखाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस? वो तो तुम कहाँ कह रहे हो कि सर इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस दिखाएंगे, वो तो तुम जो कंपनी बंद हो रही है उसको कह रहे हो, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसमें तो जो फायदा नुकसान है वो रियलाइजेशन से होकर इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा, वो तो तुम्हारा हर क्वेश्चन में फिट हो ही जाएगा, उसमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं बेटा। उसमें तो सिर्फ तुम्हें टप्पे खिलाने हैं। पहले परचेजिंग कंपनी का जो उससे जो लेना है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दो। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लॉस निकालो, रियलाइजेशन में डालो, रियलाइजेशन का लॉस निकालो, इक्विटी शेयर होल्डर में डालो, तो ये तो तुम्हारे क्लोज हो ही जाने हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
मैं तो टेक ओवर की एंट्री में बात कर रहा हूँ। टेक ओवर की एंट्री में सर 21 लाख का लॉस हो रहा है, मैं देख रहा हूँ हम दोनों के रिजर्व एंड सरप्लस भी 20 के ही हैं, तो अब जो 1 लाख का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है उसका क्या करूं? स्टैंडर्ड रिजर्व में से एडजस्ट कर नहीं सकता, तो क्या दिखाना पड़ेगा? गुडविल। ये करना चाहिए, पर आज तक मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, समझे आप? इसलिए कह रहा था मत पूछना। होना यही चाहिए कि स्ट्रेट तो टेक ओवर करना ही करना है, उसको तो अपन राइट ऑफ कर नहीं सकते। अभी भी लॉस हो रहा है तो फिर कहाँ जाएगा वो? गुडविल में जाएगा। क्लियर है ये बात? डन। और सर अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मीन्स, अब देखो जब राइट ऑफ करने वाली बात थी तो कह दिया प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 से राइट ऑफ कर लो। सर राइट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब देना चाहिए 47, दे रहा हूँ 45, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, अब कहाँ लेके जाओगे उसको? एवं ही जनरल रिजर्व, एवं ही प्रॉफिट एंड लॉस तो बढ़ा नहीं सकते, तो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझ में आया? ऐसा भी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं। ठीक है, होना चाहिए एक्सट्रीम सिचुएशन में, मतलब यूँ समझो कि लॉस अगर रिजर्व एंड सरप्लस जितना है तो रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट हो जाएगा, लॉस उसके भी बियॉन्ड है तो गुडविल में जाना चाहिए, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, जो ऐसा अपन यहाँ करते हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। डन। मैंने ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन वाले क्वेश्चंस देखे नहीं है कि इन द नेचर ऑफ मर्जर में इतना लॉस हो रहा हो कि गुडविल की ज़रूरत पड़ जाए, प्रॉफिट हो रहा हो कैपिटल रिजर्व की ज़रूरत पड़ जाए, ये मैंने देखा नहीं है। देखा नहीं है तो जयराम जी जो देखा है पहले तो उसी को ढंग से समझ लो कि ये जो बीच का लॉस है, जो मैंने कह दिया कि या तो रिजर्व एंड सरप्लस से या फिर P&L से, तो पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा इस वाली टेबल को बना के कि एक्चुअली में लॉस हो कितने का रहा है, कितने का हो रहा है? 670। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, आपको अपने रिजर्व और उनके रिजर्व का टोटल करना पड़ेगा, जो आपने अभी क्वेश्चन में कर लिया, हाँ, जिसमें आपका रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 7,50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस आ गया 12,50,000। हो गया। अब स्टेप 3, कंपेयर करना पड़ेगा कि ये लॉस किस किस में से मुझे एडजस्ट करना है। हो गया? आ रहा है। स्टेप 3, मुझे अब कंपेयर करना पड़ेगा कि ये लॉस किस किस में से राइट ऑफ हो रहा है। सर 670 है, प्रायोरिटी 1 किसको दी मैंने? जनरल रिजर्व को। कितना है वहाँ? 7,50,000। तो हो रहा है ना 750 से पूरा। इसका मतलब सर ये जनरल रिजर्व में ही ख़त्म हो जाएगा, तो जो जनरल रिजर्व है वो मेरा आएगा यहाँ बैलेंसिंग फिगर से। P&L तो उनका मैं पूरा क्या कर लूँगा? टेक ओवर कर लूँगा। तो ज़रा अब टेक ओवर की एंट्री देखो। जब मैं सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज में रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर कर रहा था, तो वैसे तो मुझे उनके रिजर्व एंड सरप्लस जो 4 हैं वो 4 लेने चाहिए थे, पर 4 में से मैं एक चेक कर सकता हूँ कि जनरल रिजर्व तो क्या आएगा सर? राइट ऑफ होने वाला है। कितना राइट ऑफ होने वाला है उस पर मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, तो जितना भी राइट ऑफ होगा जो बच जाएगा वो किससे आ जाएगा? आपका बैलेंसिंग फिगर से। तो उसको छोड़ के बाकी सबको क्या कर दो आप? राइट ऑफ कर दो, सॉरी टेक ओवर कर लो। तो बाकी सब में टेक ओवर करने के लिए कौन कौन आया? एक तो आ गया मेरा, कौन सा था यहाँ पे? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। कितना है बेटा उनका? वो 2 लाख। और एक है 2 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। कितना है वो? 1 लाख। फिर एक है उनका P&L, 2 P&L, क्योंकि P&L तक तो बात पहुंची ही नहीं ना, सारी मुसीबत किसने झेल ली? जनरल रिजर्व में। तो उनका P&L भी पूरा टेक ओवर होगा। कितना है उनका P&L? 5 लाख। अब सर सारी मुसीबत किसने झेली? जनरल रिजर्व। और मैंने देखा कि वो झेलने के लायक है। उसके पास कितना है? 750 है, और यहाँ कितना एडजस्ट करना है? 670। तो 670 का भी काम नहीं है, 750 का भी काम नहीं। ये तो सिर्फ कंपेयर करना था कि ये झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। अगर झेल सकता है तो फिर ये रिजर्व, जनरल रिजर्व किससे आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से। चेक करो कितना आ रहा है। कहाँ पे? कितना आएगा? 53,70,000, जितना हम उनको दे रहे हैं। अब टोटल करो, कहाँ कम कहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है? 4,20,000 डेबिट साइड पे आ रहा होगा आपका। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,20,000। सर ये कहाँ का अमाउंट है? हाँ
ये तो पूरे क्वेश्चन में कहीं देखा नहीं, ये तो 670 आ रहा था, वहाँ 750 आ रहा था, ये 420 कहाँ से आया? हाँ, होमवर्क तुम्हारा कि 420 कहाँ से आया, समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कल बता दूँगा, या तुम कहोगे तो आज ही बता दूँगा, आज ही बता दूँ, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च कर लो तुम लोग, मैं इसको टेक्स्ट की क्लास में आके बता दूँगा। ठीक है, बाय, टाटा सी।